नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी दोस्त? मैं इकलास खान। अपन बात कर रहे थे राजस्थान इतिहास को लेकर दोस्तों, और राजस्थान इतिहास में टावर अपना कंप्लीट हो गया था मेवाड़ रियासत। मेवाड़ राज्य के बारे में अपन ने बात की थी दोस्तों, और उसी मेवाड़ राज्य में दोस्तों गुहिल और सिसोदिया राजवंश के बारे में अपन ने बात कर ली थी, कंप्लीट अपन ने बात कर ली थी। आज एक राठौड़ों की अपन बात करते हैं दोस्तों। गुहिल और सिसोदियाओं की बात की थी, तो राजस्थान के इतिहास में अपन सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, और इसी सीरीज में राजस्थान के इतिहास में दोस्तों अपन आज बात करेंगे राठौड़ों की। दोस्तों उससे पहले आप सभी ने बहुत अच्छे से मेवाड़ राज्य का इतिहास जो है अच्छे से रीडिंग किया होगा, अच्छे से पढ़ा होगा। आप मेरे साथ सभी जुड़े हुए हैं। तो आज अपन नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है दोस्तों वो है राठौड़। कौन मेरे भाइयों? राठौड़ वंश। राठौड़ वंश के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे कि सर राठौड़ वंश क्या है। देखिएगा मेरे भाइयों, राठौड़ वंश के बारे में अपन बात करते हैं आज। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन कहाँ के राठौड़? जोधपुर, यानी कि दोस्तों मारवाड़ के राठौड़। ठीक है। और मारवाड़ से ही एक शाखा निकल के गई थी जिसका नाम आता है दोस्तों बीकानेर के राठौड़। मारवाड़ के राठौड़ों के बाद अपन चर्चा करेंगे बीकानेर के राठौड़ों के, लेकिन उससे पहले दोस्तों अपन राठौड़ देख रहे हैं कहाँ के राठौड़? जोधपुर, यानी कि मारवाड़ के राठौड़। सबसे पहले हमारे सामने बात आती है इनकी उत्पत्ति कि सर जो राठौड़ हैं यानी कि किस तरह से हमारे सामने आए और कहां से राठौड़ों की उत्पत्ति मानी जाती है। अलग अलग इतिहासकार के अलग अलग मत हैं दोस्तों। इतिहास में राठौड़ों के बारे में अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बातें बोलते हैं। तो सर कौन सी बातें बोलते हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं दोस्तों कन्नौज की। कन्नौज का एक शासक आता है और उसका नाम आता है दोस्तों जयचंद गहड़वाल। ठीक है। जयचंद गहड़वाल जो है दोस्तों ये कहां का शासक है? कन्नौज का शासक है। आपको पता है मेरे भाइयों कि कन्नौज में जो राज है वो किनका है? गहड़वालों का। 1191 ईस्वी में 1191 दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। उस समय चौहान शासक था दोस्तों जिसका नाम आता है पृथ्वीराज चौहान, जो कि अजमेर का शासक था। मोहम्मद गोरी के साथ तराइन का प्रथम युद्ध होता है। मोहम्मद गोरी के साथ ही तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, यानी कि सेकंड युद्ध होता है। उस समय बताते हैं कि जयचंद गहड़वाल ने मोहम्मद गोरी का साथ दिया था। वो संयोगिता जो जयचंद गहड़वाल की पुत्री थी अजमेर के चौहानों में, इस समय बात करेंगे। बहुत सारे बच्चों ने राजस्थान का इतिहास जिन्हें पता है तो उस घटना के बारे में भी जिक्र करेंगे, लेकिन वो चौहानों के बारे में बात करेंगे। मैं यहां से आपको क्या बताने वाला हूं, पृथ्वीराज चौहान ने दोस्तों दो तराइन का प्रथम और सेकंड युद्ध लड़ा, लेकिन 1194 में मोहम्मद गोरी किसको पराजित कर देता है? जयचंद गहड़वाल को ही पराजित कर देता है, और पूरा का पूरा जो गहड़वाल वंश था उसको क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। बताते हैं कि इस जयचंद गहड़वाल का एक पुत्र है दोस्तों जिसका नाम आता है मेरे भाइयों सिहा। क्या नाम आता है? सिहा। इसको आप बोलो मेरे भाइयों राव सिहा। कौन सा सिहा? राव सिहा। राव सिहा एकमात्र पुत्र बच जाता है और लगभग 1212 ईस्वी में दोस्तों वो आ जाता है पाली वाले क्षेत्र में। कौन से वाले क्षेत्र में? पाली वाले क्षेत्र में। यानी कि 1194 ईस्वी में जब मोहम्मद गोरी और जयचंद गहड़वाल का संघर्ष होता है, उस संघर्ष के दौरान, उस युद्ध के दौरान दोस्तों गहड़वाल वंश जो है वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। उसी जयचंद गहड़वाल का एक पोता बचता है जिसका नाम रहता है दोस्तों राव सिहा। राव सिहा दोस्तों कन्नौज से उठकर पाली वाले क्षेत्र में बताते हैं कि ब्राह्मण के लिए यानी कि तीर्थ यात्रा पर निकला था। इस तरह जो है दोस्तों जयचंद गहड़वाल का पुत्र जिसका नाम है राव सिहा लगभग 1212 ईस्वी में कौन से वाले क्षेत्र में आ जाता है? पाली वाले क्षेत्र में।
तो अब आपको पता चल रहा है कि भाई साहब राव जो सिंहा है वो किसका वंशज है, जयचंद गहड़वाल का वंशज है। तो राव सिंहा कौन हो गए दोस्तों, गहड़वाल। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये बात कौन बोल रहा है, ये बात बोल रहा है मेरे भाइयों टोड। आपने इतिहासकार टोड का नाम तो सुना होगा, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड इनको दोस्तों सूर्यवंशी बताता है। कौन सा वंशी बताता है, सूर्यवंशी। और मारवाड़ के राठौड़ जो है, स्वयं राठौड़ जो वंश है, वो भी अपने आप को क्या कहते हैं दोस्तों, सूर्यवंशी। दो आते हैं मेरे भाइयों, यानी कि एक आता है सूर्यवंशी और दूसरा कौन सा आता है, चंद्रवंशी। कौन सा वंशी, चंद्रवंशी। ठीक है, मारवाड़ के जो राठौड़ हैं अपने आप को क्या कहते हैं, वो सूर्यवंशी मानते हैं। और टोड, कर्नल जेम्स टोड भी इनको क्या मानता है, सूर्यवंशी मानता है। चंद्रवंशी की मैं बात कर लेता हूं दोस्तों। जबकि राठौड़ों को ताम्रपत्र और शिलालेखों में, राठौड़ों को ताम्रपत्र और शिलालेखों में क्या कहा गया है दोस्तों, चंद्रवंशी कहा गया है। क्या कहा गया है मेरे भाइयों, चंद्रवंशी। क्लियर। लेकिन टोड क्या कह रहा है, ये तो कौन है मेरे भाइयों, सूर्यवंशी हैं। और ये कौन है भाई, अरे कौन है दोस्तों, राठौड़। अब मुझे एक चीज बताओ, इस इतिहासकार जो है दोस्तों, उन्होंने अलग अलग बातें बताई हैं, अलग अलग मत दिए हैं। जैसे मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, एक इतिहासकार है जिसका नाम आता है हारनोली। हारनोली ने सबसे पहले अलग किया दोस्तों, अगर ये राठौड़ है तो फिर ये गहड़वाल कैसे हुए, अगर ये गहड़वाल है तो फिर राठौड़ कैसे हुए। कंफ्यूजन है ना भाई। राव सिंहा को हम पुत्र बता रहे हैं किसका, जयचंद गहड़वाल का, लेकिन वो क्या लगा रहा है अपने नाम के पीछे, वो तो कौन है दोस्तों, राठौड़ है। जबकि राव सिंहा तो पहला ही शासक है। अरे राव सिंहा का जो समाधि स्थल है, मृत्यु जहां पर हुई थी इनकी, पाली के मिट्ठू गांव में दोस्तों, वहां पर इनका समाधि स्थल बना हुआ है। अगर ये गहड़वाल होते तो भाई साहब उस समाधि स्थल पर भी गहड़वाल लिखा रहता, लेकिन वहां पर भी क्या लिखा हुआ है, राठौड़। जबकि ये तो पहला शासक है, कौन, राव सिंहा। तो हारनोली नामक इतिहासकार ने इन दोनों को अलग करने की कोशिश की कि राठौड़ और जो गहड़वाल है वो दोनों क्या है, अलग अलग है। इस मत को जो क्लियर किया है दोस्तों, वो किया है मेरे भाइयों डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने सर किस तरह इनको अलग करने की कोशिश की है। इस ओझा ने कहा, इससे पहले अगर मैं बात करता हूं कि राठौड़ और ये जो गहड़वाल है सर, ये फिर गड़बड़ कैसे हुई। गड़बड़ हुई थी ये सारी की सारी मेरे भाइयों पृथ्वीराज रासो की वजह से। आपको पता है पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया था, चंद्रबरदाई के द्वारा। बिल्कुल गुरुजी, चंद्रबरदाई। ये चंद्रबरदाई कौन है दोस्तों, अजमेर के शासक में तब पढ़ाऊंगा, तब इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे चंद्रबरदाई के बारे में। पृथ्वीराज, अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान का दोस्तों ये दरबारी था चंद्रबरदाई। इनका बताते हैं कि 7 जीन था, 7 मरण था, एक साथ जन्मे थे, एक साथ मरे थे, पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई। तो ये सारी की सारी जो गड़बड़ है ना, ये पृथ्वीराज रासो की वजह से हुई है। पृथ्वीराज रासो में दोस्तों ये जो मारवाड़ के राठौड़ हैं, या मैं राठौड़ वंश जिसको बोल रहा हूं दोस्तों, कन्नौज का बताया गया है, लेकिन क्या लिखा गया है उसमें, राठौड़ लिखा गया है। अगर ये कन्नौज के थे तो क्या होते, गहड़वाल। इस बात को जो क्लियर किया है वो हारनोली, और बिल्कुल जो इस मत को स्पष्ट किया है वो किसने किया है, ओझा नामक इतिहासकार ने, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। सर किस तरह, ओझा क्या कह रहे हैं कि कन्नौज के पास ही एक रियासत और है जिसका नाम आता है बदायूं। कौन सी, बदायूं। और यहां का शासक भी कौन था दोस्तों, चंदी था। कौन था मेरे भाइयों, जयचंद। यानी कि यहां का शासक भी जो है वो कौन है दोस्तों, जयचंद है। ये गड़बड़ इसलिए हो गई दोस्तों, पृथ्वीराज रासो ने इन दोनों को, बदायूं और कन्नौज को, एक तरह से अलग नहीं किया। जबकि ओझा से पूछा तो ओझा क्या कह रहा है कि बोलो चलो ठीक हो, मान लिया कि कन्नौज का शासक है जयचंद गहड़वाल, और उसी जयचंद गहड़वाल का पुत्र है कौन, राव सिंहा। लेकिन राठौड़ और जो गहड़वाल है उनके मध्य क्या हुआ है, विवाह हुआ है। उसने इतिहास के कई उदाहरण दिए हैं। जैसे मैं बात कर लेता हूं कछुआओं की, कछुआओं से ही निकले कौन दोस्तों, सक्तावत निकले, नरूका निकले। तो इनमें आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं हो सकते। उसी तरह से मैं मेवाड़ रियासत की बात कर लेता हूं, सिसोदिया और चूड़ाओं के दोस्तों विवाह संबंधी स्थापित नहीं हो सकते, क्योंकि वो उन्हीं से निकले हैं।
लेकिन जबकि ओझा क्या कह रहा है कि भाई राठौड़ों का और गहड़वालों का तो क्या हुआ है, विवाह संबंध स्थापित हुआ है, इनके रिलेशन बताएं। अगर दोस्तों इनके रिलेशन बताएं तो फिर बिल्कुल गहड़वाल वंश से नहीं निकले होंगे, ठीक है। तो हारनोली और ओझा क्या कह रहा है, हारनोली और ओझा कह रहे हैं कि बदायूं का शासक था जयचंद गहड़, जयचंद चंदी शासक था, उससे ही निकला है दोस्तों कौन, ये राठौड़ वंश। कौन सा वंश दोस्तों, राठौड़ वंश। आई बात समझ में। यानी कि टोड इनको क्या कह रहा है, सूर्यवंशी कह रहा है, और मारवाड़ के राठौड़ भी स्वयं को क्या मानते हैं, सूर्यवंशी मानते हैं। दोस्तों पाली वाले क्षेत्र में ये राव सिंहा आ जाता है, और राव सिंहा जब पाली वाले क्षेत्र में आता है, यहां पर लगभग दोस्तों 1240 ईस्वी में दोस्तों ये राठौड़ वंश की स्थापना करता है। कौन से वंश की दोस्तों, राठौड़ वंश की स्थापना करता है। गुरुजी कौन करता है मेरे भाइयों, राव सिंहा। कौन करता है, राव सिंहा। राव सिंहा जो है दोस्तों राठौड़ वंश का क्या हो गया मेरे भाइयों, संस्थापक हो गया। इसी को आप दोस्तों आदि पुरुष बोल सकते हो। कौन सा पुरुष बोल सकते हो, आदि पुरुष बोल सकते हो। और इसी को आप बोल सकते हो मेरे भाइयों मूल पुरुष। कौन सा पुरुष, मूल पुरुष। यानी कि राठौड़ वंश का संस्थापक, राठौड़ वंश का आदि पुरुष, राठौड़ वंश का मूल पुरुष, वो कौन है दोस्तों, राव सिंहा। कौन है मेरे भाइयों, राव सिंहा। ठीक है, आ गई बात समझ में, आ गई के बात समझ में नहीं आई, दोबारा बताऊं, देखो दोबारा। टोड क्या कह रहा है, टोड राठौड़ों को सूर्यवंशी बता रहा है, जबकि ताम्रपत्र और शिलालेखों में, ताम्रपत्र और शिलालेखों में दोस्तों क्या लिखा हुआ मिला है, अरे क्या लिखा हुआ मिला है, चंद्रवंशी। और राठौड़ जो है स्वयं को भी क्या मानते हैं, सूर्यवंशी मानते हैं। इस सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि टोड के अनुसार मारवाड़ के राठौड़ हैं तो कौन से वंशी है दोस्तों, सूर्यवंशी। कौन से वंशी है दोस्तों, सूर्यवंशी। अब मैं आगे बात करता हूं दोस्तों। राव सिंहा ने लगभग 1240 ईस्वी में दोस्तों, यहां पर बताते हैं कि जब ये आता है तो पाली वाले क्षेत्र में ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण, पालीवाल ब्राह्मण, पाली में रहने के कारण पालीवाल ब्राह्मण, जिनके द्वारा दोस्तों कृषि चलाई गई थी, जो आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो, खड़ीन कृषि। खड़ीन कृषि पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा ही विकसित की गई थी। पाली वाले क्षेत्र में आ जाता है तो यहाँ पर आक्रमण हो रहे थे, बार बार तुर्कों के आक्रमण हो रहे थे, कभी किसी के, तो इनकी गायों की हत्या की जा रही थी, गायों को मारा जा रहा था। तो पाली वाले ब्राह्मणों ने कहा, बोले देखो सिंहा साहब, हमें चाहिए रक्षा और आपको चाहिए जगह, भाई आपको तो ठिकाना चाहिए। बोले आपको हम ठिकाना देते हैं लेकिन आप हमारी क्या करोगे, रक्षा करोगे। सिंहा बोला, बोले ठीक है भाई साहब। और लगभग 1240 में दोस्तों यहाँ पर कौन से वंश की स्थापना करता है, राठौड़ वंश की स्थापना करता है। कौन दोस्तों, सिंहा। सिंहा को ही दोस्तों राठौड़ वंश का संस्थापक बोलते हैं, आदि पुरुष बोलते हैं, मूल पुरुष बोलते हैं। दोस्तों अभी वास्तविक संस्थापक नहीं आया है, वास्तविक संस्थापक आएगा। यानी कि सबसे पहले अपन ने बात की है दोस्तों किसके बारे में, देखिएगा ये सिंहा जो है लगभग दोस्तों 1273 ईस्वी में, 1273 ईस्वी में दोस्तों पाली का ही एक गांव आता है, और पाली के जो गांव का नाम आता है वो नाम आता है दोस्तों मिट्ठू गांव। कौन सा गांव, मिट्ठू गांव। मिट्ठू गांव में दोस्तों यानी कि गायों की रक्षा करते हुए, किन की रक्षा करते हुए दोस्तों, गायों की रक्षा, गायों की रक्षा करते हुए ये किसको प्राप्त हो गया था दोस्तों, वीर गति को प्राप्त हो गया था। कौन मेरे भाइयों, अरे कौन, राव सिंहा। और इसी पाली के मिट्ठू गांव में, कौन से गांव में दोस्तों, पाली के मिट्ठू गांव में इनका क्या बना हुआ है दोस्तों, समाधि स्थल। क्या बना हुआ है दोस्तों, समाधि स्थल। समाधि स्थल बना हुआ है किसका मेरे भाइयों, यानी कि राव सिंहा का। राव सिंहा की पत्नी आती है पार्वती सोलंकी। कौन सी दोस्तों, पार्वती सोलंकी। ये पार्वती सोलंकी भी दोस्तों, पार्वती सोलंकी भी इसके साथ क्या हो गई थी दोस्तों, सती हो गई थी। किसके साथ में दोस्तों, राव सिंहा के साथ में। राव सिंहा के साथ में पार्वती सोलंकी भी दोस्तों क्या हो गई थी, सती हो गई थी। यानी कि मैंने सबसे पहले बात की है किसके बारे में, राव सिंहा के बारे में। किसके दोस्तों, राव सिंहा। यानी कि जिसे अपन कह रहे हैं राठौड़ों का संस्थापक, आदि पुरुष और मूल पुरुष, जो कि हमने देखा है दोस्तों जयचंद गहड़वाल का वंशज बताना है कौन, टोड। जबकि ओझा क्या कह रहा है कि बदायूं का शासक था। कहां का था दोस्तों, बदायूं का शासक था। इनको सूर्यवंशी माना है, ताम्रपत्र और शिलालेखों में क्या माना है दोस्तों, चंद्रवंशी माना है। सबसे पहले राव सिंहा, राव सिंहा क्या हो गए दोस्तों, संस्थापक हो गए। क्या हो गए मेरे भाइयों, संस्थापक हो गए। और इसके बाद जो शासक
शासक बनेगा दोस्तों, उसका नाम आता है मेरे भाइयों आसनाथ। क्या नाम आता है? आसनाथ। आसनाथ जो है दोस्तों इसके बाद शासक बनता है। आसनाथ के बाद अगर मैं बात करता हूं दोस्तों दूहड़, कौन बनता है दोस्तों? दूहड़। और दूहड़ के बाद कौन बनता है दोस्तों? इसको नाम दे देते हैं दोस्तों रावचुंडा। क्या नाम है मेरे भाइयों? रावचुंडा। एक राणा चूड़ा देखा था दोस्तों अपन ने। राणा चूड़ा जो है वो मेवाड़ का था दोस्तों। राणा चूड़ा कभी राणा नहीं बने थे, लेकिन किसका पुत्र था? वो लाखा का पुत्र था। जब मैंने आपको मेवाड़ के अंदर बताया था बहुत सारी बातें दोस्तों, अपन जब बीकानेर जैसे अभी अपन मारवाड़ जोधपुर के राठौड़ों की बात कर रहे हैं, इस समय भी कुछ बातें ऐसी आएंगी जो कि मैंने आपको दोस्तों मेवाड़ के अंदर पढ़ा दी है, और जब बीकानेर पढ़ेंगे तब भी वो कुछ बातें आ जाएंगी आपके सामने। ठीक है, तो दोस्तों संस्थापक तो कौन हो गया? रावसिंहा। और वास्तविक जो संस्थापक है, वास्तविक संस्थापक कौन है मेरे भाइयों? वास्तविक संस्थापक है रावचुंडा। कौन मेरे भाइयों? रावचुंडा। चलो उससे पहले अपन बात कर लेते हैं आसनाथ के बारे में। रावसिंहा के बारे में अपन ने बात की। रावसिंहा को संस्थापक, आदि पुरुष और मूल पुरुष बोलते हैं। किस तरह जो है दोस्तों मारवाड़ के राठौड़ों की स्थापना करता है कौन दोस्तों? रावसिंहा। ये आसनाथ की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, इस समय बताते हैं कि खिलजी वंश का संस्थापक आता है जिसका नाम आता है जलालुद्दीन खिलजी, और जेके के द्वारा इस पर क्या किया गया था दोस्तों? आक्रमण किया गया था, और इसमें दोस्तों ये वीर गति को प्राप्त हो गया था। कौन मेरे भाइयों? आसनाथ। यानी कि जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय एक एक दो दो बातें आती हैं, इनकी छोटे छोटे शासक हैं। मारवाड़ की अगर मैं बात करता हूं, जिस तरह मैंने मेवाड़ की बात की थी दोस्तों कि सर मेवाड़ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शासक किसको पढ़ते हैं, तो दादा जो है ना, मेवाड़ में जो दादा हुए हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बात कर लेता हूं दोस्तों लाखा या लख सिंह, जिसकी मैंने 3 इंपॉर्टेंट बातें बताई थी। उसके बाद मैं लाखा के दादे पे चला जाता हूं। लाखा का दादा कौन था दोस्तों? लाखा का दादा यानी कि लाखा का पुत्र कौन हुआ था? मोकल। और मोकल के पुत्र हुआ था दोस्तों कुंभा। तो कुंभा का जो दादा है, कुंभा का जो पोता है, सॉरी, कुंभा का जो पोता है वो लाखा का जो पोता है वो कौन है? कुंभा। तो लाखा क्या हुआ? उनके दादा हो गए ना। हाँ, उसी के बाद दोस्तों सांगा जो है वो किसके पोता है? कुंभा के पोता है। और सांगा के पोता कौन है दोस्तों? महाराणा प्रताप। ये जो है दोस्तों बहुत ज्यादा फेमस है। और सबसे ज्यादा अगर मेवाड़ के अंदर मैं बात करता हूं, लाखा हुआ, कुंभा हुआ, सांगा हुआ, महाराणा प्रताप हुआ, ये इंपॉर्टेंट शासक है। उसी तरह से मारवाड़ की अगर मैं बात करता हूं तो मारवाड़ में आपको देखो जोधा मिलेगा, इंपॉर्टेंट जो शासक है जोधा है, चंद्रसेन है, मालदेव है। इनकी हम अगली क्लासों में चर्चा करते हैं। अभी इनकी छोटी छोटी बातें हैं, उन बातों को अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया किस पर? आसनाथ पर। और आसनाथ दोस्तों लगभग बताते हैं कि 140 साथियों के साथ वीरगति को प्राप्त हो, कोई संख्या नहीं पूछेगा। ठीक है, उसके बाद कौन बनता है दोस्तों? दूहड़। कौन बनता है शासक? दूहड़। दूहड़ की बताते हैं दोस्तों, देखो एक बार मैं मिटा देता हूं टावरो येलो। दोहड़ के बारे में बात मिलती है दोस्तों। दोहड़ का भाई आता है दोस्तों राव धंधल। क्या नाम आता है? राव धंधल। सुना होगा राव धंधल के बारे में। राव धांधल यानी कि दोहड़ का भाई है कौन? राव धांधल। और इसी राव धांधल का पुत्र आता है दोस्तों पाबूजी। कौन मेरे भाइयों? पाबूजी। ये वही पाबूजी है दोस्तों जिसे अपन राजस्थान के लोक देवता के रूप में पूजते हैं। किसके रूप में दोस्तों? लोक देवता। यानी कि राजस्थान के लोक देवता के रूप में जिसे अपन पूजते हैं, ये बाबूजी वही है दोस्तों मारवाड़ के शासक राव धांधल के पुत्र, दोहड़ के पुत्र राव धांधल के पुत्र हैं दोस्तों कौन? बाबूजी, जिसे अपन राजस्थान के लोक देवता के रूप में पूजते हैं। ये दोस्तों राव दोहड़ बताते हैं कि कर्नाटक गया था, और कर्नाटक से दोस्तों कहां से? कर्नाटक गया था, और कर्नाटक से एक माता की मूर्ति लेकर आया था जिसका नाम आता है चक्रेश्वरी माता। कौन सी माता दोस्तों? चक्रेश्वरी माता। यानी कि इधर साइड से आया, और इधर यानी कि बाड़मेर के गांव आता है जिसका नाम आता है नगाना गांव। कौन सा गांव? नगाना गांव। नगाना गांव में इस चक्रेश्वरी माता की मूर्ति को लगवाता है। चक्रेश्वरी माता की मूर्ति को दोस्तों स्थापित करवाता है कौन मेरे भाइयों? दूहड़। और वो माता जानी गई थी दोस्तों नागणेची माता के नाम से। किसके नाम से दोस्तों? नागणेची माता के नाम से। कौन जानी गई थी दोस्तों? नागणेची माता। यानी कि कर्नाटक से एक माता की मूर्ति लेकर आया जिसका नाम आता है चक्रेश्वरी माता,
और चक्रेश्वरी माता को जब लेकर आया तो बाड़मेर के नगाना गांव में उस माता को मूर्ति को स्थापित करवाया, और नगाना गांव में होने के कारण दोस्तों इस माता का नाम क्या पड़ गया, नागणेची माता, जो राठौड़ों की दोस्तों कुल देवी है। कौन सी देवी मेरे भाइयों, कुल देवी। कौन सी माता हो गई, नागणेची माता। नागणेची जो माता है दोस्तों वो राठौड़ों की कौन सी देवी हो गई, कुल देवी। इस माता की मूर्ति को दोस्तों कर्नाटक से कौन लेकर आया था, दूहड़ लेकर आया था। कौन लेकर आया था दोस्तों, दूहड़ लेकर आया था। अब आगे अपन जो बात करेंगे वो किसके बारे में करेंगे दोस्तों, रावचुंडा के बारे में। किसके बारे में, रावचुंडा के बारे में। एक बार मैं वापस से, अब समझ में शायद आ गया होगा सभी को, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। यानी कि सबसे पहले अपन ने देखा है दोस्तों सिहा। कौन देखा है मेरे भाइयों, सिहा। सिहा ने राठौड़ वंश की क्या कर दी है, स्थापना। इसके बाद सिहा जो है राठौड़ वंश का संस्थापक है, आदि पुरुष है, मूल पुरुष है। उत्पत्ति के संदर्भ में मैंने आपको अलग अलग बातें बताई हैं कि सर किस टोड जो है वो क्या बता रहा है, हारनोली और ओझा क्या कह रहे हैं, पृथ्वीराज रासो में क्या कहा गया है, जयचंद गढ़वाल का वंशज बताया है, बदायूं का बताया है, राठौड़ों की कहां से उत्पत्ति हुई, ये सारी चीजें मैंने आपके सामने डिस्कस की है। उसके बाद राव सिंहा के बाद आसनाथ बनता है। अभी देखो राव सिंहा के पास भी कोई दुर्ग वगैरह नहीं है, आसनाथ के पास भी नहीं है, दूहड़ के पास नहीं है, चुंडा के पास जो है एक दुर्ग आ जाएगा। और इसी कारण दोस्तों दुर्ग आने के कारण ये क्या हो जाएगा दोस्तों, वास्तविक संस्थापक। कौन सा संस्थापक मेरे भाइयों, वास्तविक संस्थापक। देखिएगा अब मैं चुंडा के बारे में बात करता हूं, ठीक है। ये मैं रफ कर देता हूं एक बार के लिए। ठीक है, देखिएगा ये जो मंडोर है, मंडोर तो सुना है ना सभी ने, मंडोर। मंडोर कहाँ है, जोधपुर में। अरे ये वही मंडोर है दोस्तों जहां की थी मंदोदरी। मंदोदरी, मंदोदरी कौन, रावण की घराड़ी, अपना जमाई जी है ना रावण, हाँ रावण की घराड़ी। रावण का एकमात्र मंदिर मंडोर जोधपुर में ही है। रावण की घराड़ी थी कौन दोस्तों, मंदोदरी। तो बताते हैं कि मंडोर का जो नाम है वो किसके नाम पर पड़ा था दोस्तों, मंदोदरी के नाम पर ही पड़ा था। तो इस मंडोर पर शासन था दोस्तों, वो था मेरे भाइयों गुर्जर प्रतिहारों का। किनका, गुर्जर प्रतिहारों का। और गुर्जर प्रतिहार शासक का नाम आता है दोस्तों इंदा। क्या नाम आता है, इंदा। गुर्जर प्रतिहार शासक का नाम क्या आता है दोस्तों, इंदा। क्या हुआ था, इस इंदा को दोस्तों तुर्कों ने पराजित कर दिया था, और तुर्कों ने पराजित करके मंडोर पर क्या कर लिया था दोस्तों, अधिकार। यानी कि राठौड़ों का जो इस समय शासक है उसका नाम है रावचुंडा। अब मैं थोड़ा सा साइड में चला गया हूं मंडोर की, मंडोर जो कि जोधपुर में है, और मंडोर पर जो शासन था वो था गुर्जर प्रतिहारों का। ठीक है साहब, गुर्जर प्रतिहार शासक था इंदा। जब इंदा था दोस्तों तो तुर्कों ने इंदा पर आक्रमण किया, और इंदा को पराजित करके दोस्तों मंडोर पर क्या कर लिया गया था, अधिकार कर लिया गया था। क्या कर लिया गया था, अधिकार। इस समय रावचुंडा की मैं बात करता हूं। जैसे ही तुर्कों ने अधिकार किया दोस्तों, तो इंदा और रावचुंडा मिलते हैं। बोले भाई साहब क्या करें। जब चूड़ा बोलता है रावचुंडा, बोले देख मेरे पास एक इलाज तो है, अपना अंदर चलते हैं और आक्रमण करते हैं। तुर्कों ने क्या हुआ था, उनके गधे घोड़े जो थे उनके लिए कुछ बाहर से घास वगैरह मंगवाई थी। तो जब घास जा रही थी, घास में बैठकर दोस्तों रावचुंडा और इंदा की सेना जो है मिलकर मंडोर दुर्ग में जाती है, और मेरे भाइयों वो क्या कर देते हैं, आक्रमण करते हैं। हेलो हेलो हेलो, चलो सॉरी फॉर डिस्टर्ब, कॉल आ गया था कि इंपॉर्टेंट। हाँ, यानी कि दोस्तों रावचुंडा जो है
अब राव चुंडा और इंदा की जो सेना है वो मिलकर दोस्तों यानी कि मंडोर दुर्ग में जाती है और यहाँ तुर्कों को क्या कर देते हैं, पराजित कर देते हैं। क्या कर देते हैं दोस्तों, पराजित कर देते हैं। वह घास में बैठकर वो दुबक छिपक के कैसे भी गए थे, चले गए थे और तुर्कों को वापस से क्या कर दिया था, पराजित। भाई साहब इंदा हो गया खुश और इंदा ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया किसके साथ में दोस्तों, चुंडा के साथ में। और चुंडा को दोस्तों ये मंडोर है ये किसके रूप में दे दिया था दोस्तों, दहेज के रूप में। किसके रूप में दे दिया था, दहेज के रूप में दोस्तों मंडोर चुंडा को दे दिया गया था। हेलो हेलो, हाँ मैं क्लास ले रहा था, मैं कॉल बैक कर रहा हूँ ना थोड़ी देर बाद। यानी कि दोस्तों इंदा खुश हो जाता है और इंदा खुश होकर अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ कर देता है दोस्तों, राव चुंडा के साथ में कर देता है। और अब राव चुंडा के साथ में जैसे ही पुत्री का विवाह किया दोस्तों, ये मंडोर जो है दोस्तों दहेज के रूप में दे देता है कौन दोस्तों, इंदा। कौन दे देता है मेरे भाइयों, इंदा जो है दहेज के रूप में दे देता है किसको, मंडोर को। और अब मंडोर दुर्ग पहले से ही था लेकिन मंडोर दुर्ग आ गया किसके पास में, चुंडा के पास में। और चुंडा जो है दोस्तों ये वास्तविक संस्थापक हो गया है कौन से वंश का दोस्तों, राठौड़ वंश का। कौन से वंश का, राठौड़ वंश का। आ गई बात समझ में। सबसे पहले बात की किसके बारे में, सीहा आसनाथ दूहड़ चुंडा। सीहा आसनाथ दूहड़ चुंडा, क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। आगे मैं बात करता हूं दोस्तों, यानी कि आगे कौन कौन शासक बनते हैं उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखिएगा दोस्तों, यानी कि अपन बात कर रहे हैं दोस्तों मारवाड़ के राठौड़ों की। किसके बारे में बात की है लास्ट टाइम, राव चुंडा। देखो इस राव चुंडा के दो पुत्र थे, एक का नाम आता है दोस्तों रणमल। क्या नाम आता है, रणमल। और दूसरे का नाम आता है कान्हा। क्या नाम आता है, कान्हा। रणमल और कान्हा। मैंने रणमल की बात तो आपको दोस्तों यानी कि जब मैंने बात की थी मारवाड़ की, उसी समय दोस्तों मैंने रणमल की भी आपके सामने बात की थी। इस रणमल का जो शासनकाल की, अगर राव चुंडा के शासनकाल की अगर मैं बात करता हूं तो रहता है 1384 से 1423 ईस्वी तक, ठीक है। कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप याद रखना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई खास बात नहीं है। थे टावरिया अति टेंशन ना लियो गुरुजी, कहीं कहीं याद रखना कहीं कहीं ना रखना, ठीक है। राव चुंडा, राव चुंडा के दो पुत्र हैं, एक का नाम है रणमल राठौड़ और दूसरे का नाम क्या है, कान्हा। भाई साहब राव चुंडा की एक लुगाई थी, घराड़ी थी, और जिसका नाम आता है किशोरी कमरी। क्या नाम आता है दोस्तों, किशोरी कमरी या किशोरी कमरी या किशोरी देवी। राव चुंडा इसके प्रभाव में आ जाते हैं और प्रभाव के कारण उत्तराधिकारी जो बना देता है दोस्तों, वो उत्तराधिकारी किसे बना देता है, वो बना देता है कान्हा को। कान्हा को जैसे ही उत्तराधिकारी बनाया भाई साहब रणमल क्या हो जाता है, नाराज। और नाराज होकर रणमल कहाँ आ गया था दोस्तों, मेवाड़। रणमल की पूरी बात मैंने दोस्तों मेवाड़ रियासत के अंदर बात की थी कि रणमल दोस्तों मेवाड़ में क्या करता है, राठौड़ों की नियुक्ति करने लग जाता है। और इस भाई साहब के द्वारा बहुत ही एक ईमानदार व्यक्ति था, उस ईमानदार व्यक्ति की क्या कर दी जाती है दोस्तों, हत्या कर दी जाती है जो कि राणा चूड़ा का भाई था, मैंने बताया था उस समय आपको। और रणमल की जो हत्या है दोस्तों वो मेवाड़ में दोस्तों किसके सहयोग से कराई गई थी, भारमली के सहयोग से। बताया था सोमरस पिला के जहर में कुछ मिला के दे दिया था, ठीक है। वो अपन ने मेवाड़ के अंदर चर्चा की थी। ये कान्हा की बात करते हैं। जैसे ही कान्हा उत्तराधिकारी घोषित होता है, रणमल अपनी बहन हंसाबाई का विवाह लाखा के साथ करा देता है मेवाड़ रियासत के अंदर। तो ये लाखा कान्हा जो है ये थोड़ा सा उत्पाती टाइप का व्यक्ति था, उत्पाती राजा था। ये बताते हैं कि उत्पाती टाइप का था, तो ये मिलने वहाँ अपने घोड़े वगैरह चराने के लिए चला जाता है और वहाँ पर करणी माता बैठी मिलती है। करणी माता से बोलता है, बोले यहाँ से हट जा, हमारे घोड़े चरेंगे। करणी माता बोलती है, बोले ठीक है चरा लो, मैं हट जाती हूँ, साइड में हो जाती हूँ। फिर कान्हा बोला, बोले तेरे बारे में बहुत सुना है, तू बहुत मतलब चमत्कारी माता बताई, तू यो बता दे कि भविष्य देख के बता दे। हाँ है तो यही।
तो बोले बता मैं कब मरूंगा। बोले देख यहाँ तो कोई फिक्स नहीं है, साल एक में मर जाओगे थे। अरे बोल राजा हूं मैं, फिक्स डेट बताओ। बोले साल में नहीं तो एक महीने एक में मर जाओगा तू। बोल मैं तो राजा हूँ, युद्ध वगैरह पे जाता रहता हूँ, तो यहाँ कैसे, फिक्स डेट बताओ मुझे, एक्यूरेट टाइम बताओ। करणी माता बोलती है, बोल लग जाओगे एक दो दिन में, लक्षण तेरा लक्षणा देख के लग रहा है कि एक दो दिन में तू सलट जाओगे। अरे बोलते एक दो दिन फिक्स बताओ, मैंने कद मरूंगा मैं। बोली हाँ अच्छा। बोले हाँ। बोले जद ये लाइन पार कर दे तू। कान्हा बताते हैं लाइन पार करते, और करणी माता के द्वारा दोस्तों इस कान्हा की क्या कर दी गई थी, हत्या। कान्हा की क्या कर दी गई दोस्तों, हत्या। जबकि इतिहासकार यह कहते हैं कि कान्हा जो है सांकला भाटियों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था। किसके विरुद्ध, सांकला भाटियों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था। कौन, कान्हा। लेकिन जबकि जो कान्हा का जो शव मिलता है दोस्तों, वो छत विक्षत अवस्था में मिलता है, कटा फटा शरीर जंगलों में मिलता है कान्हा का। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि करणी माता की जो शेर शेरनी वगैरह के द्वारा इसकी क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। किसकी दोस्तों, कान्हा की। ठीक है साहब, कान्हा हो गया, करणी माता ने मार दिया। रणमल की मैंने आपको बात बताई थी कि रणमल की हत्या जो है दोस्तों वो कहां पर कर दी जाती है, मेवाड़ में। किसके सहयोग से कर दी गई थी दोस्तों, भारमली के सहयोग से। मेवाड़ में भारमली के सहयोग से दोस्तों इसकी हत्या कर दी गई थी। और अब इस रणमल राठौड़ के बाद जो मेवाड़ का अगला शासक बनता है उसका नाम रहता है दोस्तों रणमल राव जोधा। क्या नाम रहता है, रणमल राठौड़ का पुत्र है जिसका नाम आता है दोस्तों राव जोधा। और राव जोधा का जो शासनकाल अगर मैं बात करता हूं तो इसका रहता है 1438 से 1489। ठीक है, यानी कि चुंडा की मैं बात करता हूं दोस्तों तो सामंत प्रथा की जो शुरुआत करी थी, सामंत प्रथा की जो शुरुआत थी दोस्तों वो किसने करी थी दोस्तों, चुंडा ने। जबकि ओझा ये कह रहा है कि सामंत प्रथा की जो वास्तविक शुरुआत करी थी, कौन सी प्रथा दोस्तों, सामंत प्रथा। हाँ, सामंत प्रथा की जो वास्तविक शुरुआत की थी, यानी कि सामंत प्रथा का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है, कौन सा संस्थापक दोस्तों, वास्तविक संस्थापक, वो कौन माना जाता है दोस्तों, वो माना जाता है जोधा। कौन माना जाता है, जोधा। ठीक है साहब, जोधा जो है अब मारवाड़ का शासक बन गया है। और मैंने मारवाड़ के समय, मेवाड़ जब मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों, मेवाड़ जब पढ़ाया था उस समय भी मैंने बात की थी दोस्तों इस जोधा को लेकर। कौन सी बात थी सर, वो संधि कराई थी मैंने एक, और उस संधि का नाम था दोस्तों आवल बावल की संधि। कौन सी संधि, आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि देखनी है तो मेवाड़ रियासत आपको पढ़नी पड़ेगी। यानी कि मेवाड़ के ये संधि जो हुई थी ये 1453 में हुई थी। ये किसके समय हुई है दोस्तों, जोधा के समय हुई है। क्योंकि जब रणमल राठौड़ की हत्या की गई थी तो रणमल राठौड़ की हत्या करने के बाद दोस्तों राव जोधा यहां से फरार हो जाते हैं, मेवाड़ से भाग जाते हैं और मंडोर पर अधिकार कर लिया जाता है दोस्तों राणा लाखा के बड़े पुत्र, जिसका नाम आता है कुंवर चूड़ा, यानी कि जिसे राणा चूड़ा अपन कहते हैं, जिसे मेवाड़ का अपना भीष्म पिता, मेवाड़ का जिसे अपन राम कहते हैं, उसके द्वारा मंडोर पर क्या कर लिया गया था, अधिकार कर लिया गया था। तो उस समय भी अपन ने आवल बावल की संधि के समय भी दोस्तों राव जोधा की अपन ने बात की थी। राव जोधा जो है सामंत प्रथा का दोस्तों वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, जबकि सामंत प्रथा की जो शुरुआत थी वो किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, राव चुंडा के द्वारा। अब देखो सबसे अगर इंपॉर्टेंट अभी तक जो शासक है जो अपना इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से अगर मैं बात करता हूं तो कौन आ गया है दोस्तों, जोधा। कौन आ गया है दोस्तों, जोधा आ गया है। ये जोधा मेरे भाइयों अब देखना इधर, जोधा जाता है और भाई साहब एक दुर्ग बनाने की कोशिश करता है और उस दुर्ग का नाम रहता है दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग, मेहरानगढ़। देखो क्या हुआ था, ये मेहरानगढ़ जो दुर्ग है ना एक पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर, चिड़ियानाथ। कौन सी पहाड़ी पर दोस्तों, चिड़ियानाथ, चिड़ियाटूक पहाड़ी पर है, चिड़ियाटूक पहाड़ी, चिड़ियाटूक पहाड़ी पर है। यहीं पर जब ये जाते हैं तो एक बाबा जी यहाँ पर दोस्तों अपने हवन कुंड वगैरह लगा रखा था बाबा जी ने, उसका नाम आता है दोस्तों चिड़ियानाथ जी। क्या नाम है, चिड़ियानाथ। चिड़ियानाथ जी जो कि मल्लीनाथ जी के वंश में हुए हैं। चिड़ियानाथ जी जैसे ही राव जोधा जाते हैं और चिड़ियानाथ जी से बोलते बोल बाबा जी 800 हट जाओ, 8 तो मारो दुर्ग बनेगो। बाबा जी मना कर देते, बोल ना क्यों हट जाऊं, इस तरह क्यों हट जाऊं, अठे तो मेरी तपोभूमि है, इधर से तो मैं नहीं हटूंगा। राव जोधा बोलता बोला हटना पड़ेगा बाबा जी, दुर्ग तो मैं अठे ही बनाऊंगा, की भी कर लियो। चिड़ियानाथ जी बोलता बोली हाँ बोल ठीक है
तू दुर्ग बना, कोई दिक्कत कोनी, पर जैसे ही तू दुर्ग बनाओगा तो पानी समाप्त हो जाओ, तू बना खूब रे, जोधा हो गए टेंशन में। बोले यार की करे, अट तो पानी नहीं रहेगा, दुर्ग बना के क्या करेंगे। तब दोस्तों किसी व्यक्ति ने सलाह दी, बोल भाई साहब थे ऐसा करो, करनी माता के हाथों से नींव रखवा दो। और करनी माता के बचपन का नाम था दोस्तों रिद्धिबाई। कौन सी बाई? रिद्धिबाई। तो बताते हैं कि मेहरानगढ़ जो दुर्ग है, उस दुर्ग की जो नींव है किसने रखी है दोस्तों? रिद्धिबाई ने। कौन सी बाई ने मेरे भाइयों? रिद्धिबाई ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी। और उस समय एक प्रथा, एकमात्र, वैसे एकमात्र दुर्ग है, तो उस समय बताया जाता था कि भाई किसी व्यक्ति की अगर जीवित बलि दी जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इस मेहरानगढ़ दुर्ग की जब नींव रखी गई थी दोस्तों, तो एक जीवित व्यक्ति की बलि दी गई थी और उसका नाम आता है राजा राम भामी। क्या नाम आता है दोस्तों? राजा राम भामी। राजा राम भामी के द्वारा दोस्तों जीवित बलि की उपाधि, जीवित बलि की समाधि यहाँ पर दी गई थी। अब एकमात्र दुर्ग है जिसके लिए जीवित बलि की समाधि दी गई थी दोस्तों, यानी कि यहाँ ना राजी होना चाहिए अगलो कि यहाँ मुंडी पकड़कर सल्टा दो ने चिड़ दो बोल दीवार में, ना राजी होना चाहिए अगलो, जत्थे के गुरुज थे सलट जाओ ना भाई साहब। राजा राम भामी बहुत ही, देखो कितना अच्छा काम किया है, जीवित बलि दी थी दोस्तों किसने? राजा राम भामी ने। कौन से दुर्ग के लिए दोस्तों? मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए। कौन से दुर्ग के लिए दोस्तों? मेहरानगढ़ दुर्ग। और इसी को दोस्तों जाना जाता है मयूर ध्वजगढ़ के नाम से। किसके नाम से है? मयूर ध्वजगढ़। मयूर ध्वजगढ़ के नाम से भी इसी दुर्ग को जाना जाता है। अब भाई साहब दुर्गडो बनवा दियो, करणी माता रिद्धिबाई के आशीर्वाद स्वरूप दोस्तों इसकी नींव रखवाई, जीवित व्यक्ति की समाधि। और यहाँ पर अब भाई साहब एक मंदिर बनवाएगा राव जोधा। और कौन सा मंदिर बनवाता है? नागणेची माता का। कौन सी माता का? नागणेची माता। और नागणेची माता के बारे में मैंने आपको बताया है, ये इनकी कौन सी देवी है दोस्तों? कुलदेवी। कौन सी देवी है दोस्तों? कुलदेवी। और पीछे की साइड में एक मंदिर और बनवाता है और उस माता का नाम आता है दोस्तों चामुंडा माता। कौन सी माता मेरे भाइयों? चामुंडा माता का भी निर्माण कौन करवाता है? राव जोधा। राव जोधा जो है दोस्तों मंदिर में, इस मंदिर के अंदर क्या करवाता है? निर्माण करवाता है। किसका निर्माण करवाता है दोस्तों? चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण करवाता है। और चामुंडा माता के मंदिर के बाद दोस्तों, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट जो मंदिर है वो कौन सा मंदिर है? नागणेची माता। और नागणेची माता जो है इनकी दोस्तों कौन सी देवी हो गई मेरे भाइयों? कुल देवी। कौन सी देवी हो गई दोस्तों? कुल देवी। रानी आती है दोस्तों, और रानी का नाम आता है मेरे भाइयों जसमादे। क्या नाम आता है? जसमादे। इस जसमादे के द्वारा दोस्तों एक दुर्ग का, एक तालाब का निर्माण कराया जाता है जिसका नाम आता है रानीसर तालाब। कौन सा तालाब? रानीसर तालाब। और इसी रानीसर तालाब में से दोस्तों पानी की आपूर्ति होती है कौन से दुर्ग में मेरे भाइयों? मेहरानगढ़ दुर्ग में। कौन से दुर्ग में दोस्तों? मेहरानगढ़। यानी कि हम मारवाड़ के राजाओं की बात कर रहे हैं। मारवाड़ का जो राजा है उसका नाम क्या है दोस्तों? राव जोधा। क्या नाम है मेरे भाइयों? राव जोधा। राव जोधा की अपन ने बात की है। राव जोधा के बाद जो अपन बात करेंगे दोस्तों, वो बात करेंगे राव सातल देव के बारे में। किसके बारे में? राव सातल देव। राव सातल देव के बारे में बात करिए। अभी तक अगर मैं आपके सामने वापस से एक बार रिपीट करता हूं कि सर मैंने किस किस की बात की है, देखो मैं एक बार ये मिटा रहा हूं, ध्यान से देख लो। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी आप साथ के साथ नोट्स तो तैयार कर ही रहे होंगे। बिल्कुल नोट्स तैयार कर रहे हैं आप मेरे भाइयों। नोट्स आप साथ के साथ में क्या कर रहे हो? रेडी कर रहे हो। यानी कि अब सातल देव के बारे में दोस्तों अपन अगली क्लास में चर्चा करेंगे। यहां तक जो है मैंने सबसे पहले बात की थी दोस्तों राठौड़ों की उत्पत्ति के बारे में कि किस तरह राठौड़ों की उत्पत्ति होती है। उसके बाद राठौड़ों का संस्थापक के बारे में बात की थी, राव सिंहा। उसके बाद दोस्तों आसनाथ के बारे में बात की थी, आसनाथ जो कि जलालुद्दीन खिलजी से लड़ते हुए मारा गया था। उसके बाद दूहड़ के बारे में बात की थी। दूहड़ जो है कर्नाटक से कहां से? कर्नाटक से चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लेकर आया था। चक्रेश्वरी माता जो है दोस्तों बाड़मेर के नगाना गांव में स्थापित करवाता है, इसलिए वो जानी गई थी कौन सी माता के नाम से? नागणेची माता के नाम से। तीसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं दोस्तों, यानी कि रावचुंडा। रावचुंडा के मैंने दो पुत्र बताए, एक कान्हा और दूसरा कौन? रणमल। कान्हा जो है दोस्तों करणी माता के शेरों ने उसको मार दिया था, करणी माता ने उसको क्या कर दिया था? मार दिया था। रणमल की अपन ने बात की थी दोस्तों मेवाड़ रियासत के अंदर, कि मेवाड़ में किस तरह रणमल आता है, वहां पर किस तरह राठौड़
राठौड़ों की नियुक्ति करने लग जाता है, अपने कदम जो है दोस्तों बढ़ाने लग जाता है। कौन दोस्तों? रणमल राठौड़। और रणमल राठौड़ का एक पुत्र रहता है दोस्तों राव जोधा। और राव जोधा के समय दोस्तों यानी कि सामंत प्रथा का जो वास्तविक संस्थापक है ओझा के अनुसार वो कौन है दोस्तों? रणमल राठौड़। रणमल राठौड़ के द्वारा एक दुर्गो बनाया मेहरानगढ़ या मयूर ध्वजगढ़, कुछ भी बोल लो आप इसको, मयूर के पंखों के समान जैसी इसकी आकृति बताते हैं। इसमें करणी माता के आशीर्वाद स्वरूप इसकी नींव रखी गई, जीवित व्यक्ति की बलि दी गई जिसका नाम आता है राजा राम भामी। क्या नाम आता है? राजा राम भामी। एक मातृ दुर्ग है जिसमें इस तरह की यानी कि जीवित समाधि, जीवित बलि दी गई थी। और इसमें 2 मंदिरों का निर्माण कराता है, एक नागणेची माता जो राठौड़ों की कौन सी देवी हो गई? कुलदेवी। और दूसरी माता चामुंडा माता। कौन सी माता मेरे भाइयों? चामुंडा माता। और राव सातलदेव के समय दोस्तों जब मेवाड़ का शासक था कुंभा, उस समय एक संधि होती है जिसका नाम रहता है आवल बावल की संधि। 1453 में वो संधि हुई थी। उस संधि के बारे में मैंने पूरी डिटेल के साथ में दोस्तों मेवाड़ रियासत के अंदर पढ़ाया है, आप सभी ने शायद उस संधि के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि राव जोधा की अपन ने बात की है। और राव जोधा के बाद अगली क्लास में बात करेंगे सातलदेव के बारे में। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। थैंक यू, लव यू ऑल ऑफ यू।